तो सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब बच्चे? आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और सभी मोटिवेटेड हो। मन का एक कोना दुखी रहता है कभी कभी, लेकिन उस दुखी मन के कोने को फ्यूचर थोड़ा सा दिखाया करो और रोज दिखाया करो, ताकि एक मोटिवेशन आए, एक पॉजिटिविटी आए। पॉजिटिव रहो, कंसिस्टेंट रहो और आप सभी एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट बनो। तो मतलब यही एक्सपेक्टेशन है हमारी, कंसिस्टेंसी को छोड़ना मत। कुछ बच्चे इस क्लास में हैं जो कभी छुट्टी नहीं करी जिन्होंने। कौन कौन है अभी इस क्लास में जिसने कभी छुट्टी नहीं करी? तो मेजोरिटी, यहाँ तूने भी नहीं करी बेटे। मेजोरिटी यहाँ पर है जिसने, और एक तेरी होगी। पेपर की वजह से हुई तो कोई बात नहीं, वैसे तो काफी इस बैच में तो पूरा का पूरा लगभग आपने भी ऑलमोस्ट सारी क्लासेस सब ली है एग्जाम में। तो देखना आप सब, ये कंसिस्टेंसी ना आपके कितनी काम आएगी। आप बिलीव करो मेरी बात को, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तुमने सुना होगा कहीं ना कहीं से। जेन्युइनली बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। जेन्युइनली आप बहुत अच्छे, बहुत बड़े लेवल पर तभी पहुंचते हो जब आप थोड़ा 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 कंट्रीब्यूट करते हो। तो ऐसे ही कंट्रीब्यूट करते रहो अपने एग्जाम तक। साहस बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा, माइंड पॉजिटिव रहेगा, किसी भी सिलेबस सब्जेक्ट को देखकर डरना नहीं है। क्लासेस के नंबर ऑफ आवर्स को देखकर नेगेटिव माइंड नहीं रखना। अगर 6 घंटे पढ़ा रहे हैं, टीचर ने बोला मैं आज 4 घंटे की क्लास लूंगा, तुम बोलो सर 4.5 की लेके दिखाओ। प्यार से बोलना, धमकाना मत। सर आप 5 की ले लो, हम तैयार है। सर आप 6 घंटे पढ़ाओ, हम रेडी हैं। सर आप एक्स्ट्रा क्लास लो, हम रेडी हैं। सर आप होमवर्क दो, हम रोज सेंड करेंगे ग्रुप के अंदर। करते भी हो तो आपसे जो जो टीचर एक्सपेक्ट करे आप उससे अगले स्टेप पे जाओ, फिर देखना आपका एग्जाम कैसे जाएगा। ठीक है, बस यही आप सभी से एक तरीके से रिक्वेस्ट है कि आप सभी कंटिन्यूटी में रहो। आप सबका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मैं देख रहा हूं आप सबका रिजल्ट आने वाला है और अच्छा रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। हमारा यूनिट नंबर 6 आज स्टार्ट होगा, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। 2 टॉपिक के साथ में ये वाला यूनिट चलता है। बहुत अच्छा यूनिट है, छोटा सा यूनिट है, टाइम बहुत ज्यादा लगता नहीं है, आज ही खत्म करूंगा। ठीक है, जब तक है ये यूनिट तब तक हम क्लास में बैठेंगे, देखते हैं कब तक बैठेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लूंगा, अपने अंदाज में कराऊंगा, 15-20 मिनट ज्यादा ही लूंगा। ऑनलाइन वाले बोर हो जाते हैं, साला छोड़ नहीं रहा। क्या जी, एक एक करके बताओ। ज्वाइन करके वो भूल जाते हैं। कल 1-2 बच्चे थे ना ज्वाइन करके, उसको मैं मिलूंगा, फोन नहीं कर पाया, भूल गया मैं उसको। चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है, अब हम क्लास में आ चुके हैं और बिल्कुल अच्छे से ये वाली क्लास आपको लेनी है। एक बहुत बड़ा बर्डन खत्म हो जाता है जब एक यूनिट हमारे सर के ऊपर से उतर जाता है। तो देखने में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत सारे यूनिट है, कितने 9 नंबर ऑफ यूनिट्स है। तो अगर एक एक करके आपके ये बर्डन्स खत्म हो रहे हैं तो आपको अच्छा लगता है। अभी रिसेंट में आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया 2 लेक्चर में, जिसमें एक लेक्चर सिर्फ आधे घंटे का था और एक दूसरा लेक्चर 1.25 घंटे का होगा। मतलब लगभग लगभग 1.25 घंटे, 2 घंटे में ब्रीच हो गया। और आज इतने ही समय में हम कंटिंजेंट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल समय वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। मेरे ये टॉपिक, ये चैप्टर जो है, नॉट चैप्टर, ये यूनिट जो है, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले को आप कंटिंजेंट बोलते हो, दूसरे को क्वाजी बोलते हो। दोनों एक दूसरे से अनरिलेटेड टॉपिक्स हैं, दोनों को मर्ज करके एक जगह पर इन्होंने दे दिया है पढ़ने के लिए। तो मैं बिल्कुल सेपरेटली पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टार्ट कर दे। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। तो आप सभी रेडी रहना, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये लेक्चर अच्छे से हियरिंग आपने कर ली तो।
बेटा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नाम की बात हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट तो आप सभी को अब समझ में आ गया। सर बच्चों का खेल है सर, क्या बात कर रहे हो, बार बार कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताते रहते हो। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने बनाया होगा, जहां पर प्रॉपरली वही ऑफर दिया होगा, एक्सेप्टेंस मिली होगी, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होगा, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होगा, कंसिडरेशन होगा, फ्री कंसेंट होगा, लॉफुल पर्पस होगा, सर्टेनिटी होगा, पॉसिबल टू परफॉर्म होगा, अदर रिक्वायरमेंट ऑफ अदर लॉ को भी फॉलो किया होगा। अल्टीमेटली जब दो या दो से ज्यादा पार्टी ने आपस में कोई एग्रीमेंट बनाया होगा जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल्स इंक्लूड होंगे, उसको आप क्या बोलोगे, कॉन्ट्रैक्ट बोलोगे। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कंटिंजेंट है, कंटिंजेंट वर्ड का मतलब होता है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट इज कॉल्ड कंटिंजेंट। हो भी सकता है भविष्य में या नहीं भी हो सकता भविष्य में, इसको बोलते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आ गया बात समझ में, कोई दिक्कत? विद एग्जांपल सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो भाई क्या हुआ कि मान लो मैंने एक कार खरीदी, ठीक है, नेक्सा की गाड़ियां अच्छी आती है। एक नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा नेक्सा परचेज करता है जनरली। ये कल ही हमारे किसी रिलेटिव ने स्टेटस डाला था व्हाट्सएप पे, तो वही याद आ गया मुझे। तो भाई एक कार परचेज करी नेक्सा की, मान लो ये कार की कीमत है 15 लाख रुपए। ये बायर है, ये सेलर है जो कि ये कार दे रहा है। आपको पता है भारत के अंदर कुछ कंपलसरी कानून है। कानून क्या है? व्हेन यू आर बाइंग एनी मोटर व्हीकल देन यू हैव टू टेक इंश्योरेंस ऑफ दैट व्हीकल, इट इज मैंडेटरी फॉर यू। देख लो कितना गंदा कानून है भारत में। इंसानों का इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं है, गाड़ियों का है। तुम में से कितने बच्चों का लाइफ इंश्योरेंस है? बस बाकियों का लाइफ इंश्योरेंस, तुम्हारे जाने से घर वालों को फर्क भी नहीं पड़ता है, निकल चले यहां से। तो लाइफ इंश्योरेंस बाकियों का नहीं है। अच्छा होगा भी तो लेना खुद ही पड़ता है, परचेज करना पड़ता है ना, और मैंडेटरी नहीं है लाइफ इंश्योरेंस होना। लेकिन भारत के अंदर कार इंश्योरेंस मैंडेटरी है। इफ यू आर बाइंग कार देन इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू टेक द इंश्योरेंस ऑफ दैट कार। तो भाई क्या हुआ, मान लो कि मैंने कार खरीदी, मिस्टर बी या डी कर लेते हैं इसको, दीपक ने कार खरीदी। कार खरीदते वक्त मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस लेता हूं। तो भाई मेरे पास आ गए HDFC वाले। HDFC का जो मोटर इंश्योरेंस है वो आए, वो ये कहते हैं कि दीपक जी आप कार खरीद रहे हैं, आप एक काम कीजिए, आप हमारी कंपनी से इंश्योरेंस ले लीजिए और आपको साल का 18,000 रुपए प्रीमियम पे करना होगा, एक साल का। तो मैंने कहा मैं प्रीमियम क्यों पे करूं? तो वो कह रहे हैं कि अगर पूरे साल आपकी गाड़ी कहीं एक्सीडेंट हो जाए, चोरी हो जाए, दंगों में किसी ने आग लगा दी, या कोई मेजरली माइनर कोई दिक्कत हो गई गाड़ी के अंदर, तो हम आपकी गाड़ी का जितना भी वो खर्चा आएगा वो हम आपको देंगे। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। बोलो हाँ या ना? तो ठीक है, मैंने उसको 18,000 रुपए दे दिए। पता है आपको HDFC और मेरे बीच में एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। पता है कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, मेरे को मेरी गाड़ी पे जो पैसे मिलेंगे एक्सीडेंट होने पे मिलेंगे या बिना एक्सीडेंट के? एक्सीडेंट होना कंपलसरी है क्या? हाँ, जबरदस्ती ठोक दूं गाड़ी? क्लेम के लिए मैं जबरदस्ती कर दूं? वो पागल है, क्लेम वाले बेवकूफ है, उनको नहीं दिखता ये कैसे मार के लाया है। वो टीम वहां पर पागलों की बैठी हुई है। मैं जेन्युइन काम की बात कर रहा हूं। देखो चोर तो फिर यहाँ पर 36 तरीके की कि सर ये कर लेंगे वो कर लेंगे। भाई जेन्युइन लॉफुल बातें करो। मेरे को इंश्योरेंस का क्लेम कब मिलेगा? जब या तो मेरी गाड़ी चोरी हो जाए, जब या तो मेरी गाड़ी में आग लग जाए, मेरी गाड़ी में कोई एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट नहीं हुआ तो क्या मैं क्लेम लेने जा सकता हूं? यानी कि HDFC का जो लाइफ इंश्योरेंस कार इंश्योरेंस कंपनी है
वो मुझे क्लेम देगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए। कंटिंजेंट वर्ड का मतलब यही होता है। उसने बोला आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, चोरी हुई, आग लगी, तब हम आपको क्लेम देंगे। इट मींस ये कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के होने पर। बोलो हाँ या ना। अगर वो इवेंट हुआ तो हमसे क्लेम ले जाना, इवेंट नहीं हुआ क्लेम मत लेकर जाना। दिस इज कंटिंजेंट। आया सब समझ में? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। और भी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, चलो यही दे देता हूं, कोई बात नहीं। पहली बात मैंने आपको क्या बताया, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सीसी, इट मींस द कॉन्ट्रैक्ट विच डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग, which depends upon happening or non-happening of some future uncertain event। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आप दो अलग अलग वे में बना सकते हो कि भाई फ्यूचर में अगर ये चीज होगी तो फिर मैं क्लेम दूंगा, अगर फ्यूचर में ये चीज नहीं होगी तो फिर मैं क्लेम दूंगा। होने पे भी दे सकता हूं, ना होने पे भी दे सकता हूं। दिस इज कॉल्ड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आया समझ में? मैं हैपनिंग और नॉन हैपनिंग दोनों के बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैंने अपने नोट्स में दिए हुए हैं, वो भी देता हूं। फिलहाल शुरुआत कुछ इस तरीके से डेफिनेशन से। डेफिनेशन कहता है एक कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग समथिंग इफ सम फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट इज कोलैटरल। कोलैटरल मतलब सपोर्टिंग, कोई इवेंट जुड़ा हुआ है। मेरे इस कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट जुड़ा हुआ है, अगर वो इवेंट हो गया तो फिर हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। हो सकता है हमारा इवेंट ना होने पर भी हो। दोनों का एग्जाम्पल दूंगा अभी। एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? देखो यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो मिस्टर आवारा गेट हिज कार इंश्योरेंस फ्रॉम HDFC लाइट कंपनी। आवारा हूं। अब आवारा लोग क्या करते हैं, गाड़ियां सुबह से शाम तक खूब उड़ाते हैं। उसमें भाई गाड़ी लेकर जाऊंगा बाहर तो इंश्योरेंस तो ले लेते हैं गाड़ी का। तो कंपनी एग्रीड टू पे ₹10 लाख ऑन हैपनिंग ऑफ एनी एक्सीडेंट। दिस इज व्हाट ऑल वेल। अब देखो साल भर का प्रीमियम दिया है, अगर एक्सीडेंट हो गया तो पैसे देगी, और एक्सीडेंट नहीं हुआ तो क्या आप पैसे लेने जाओगे? यही कंटिंजेंसी है। पैसा कब मिलेगा? जब एक्सीडेंट होगा, नहीं होगा नहीं मिलेगा। ऑल वेल। तो क्या वैलिडिटी है आपके कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की? बेटा जनरली क्वेश्चन ना आपको सिचुएशन देता है, क्वेश्चन सिचुएशन देगा, समझना आपको खुद ही है। जनरली क्वेश्चन गिव सिचुएशन देन योर आंसर विल बी एज पर सिचुएशन। तो मैं आपको सारी सिचुएशन जो है अब समझाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स क्या क्या होते हैं? तो देखो एक सिचुएशन तो ये हो सकता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अपॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। मतलब तूने और मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कंटिंजेंट वाला, जो कि बेस्ड है किसी फ्यूचर के इवेंट पर, किसी इवेंट के होने पर। अगर वो हो गया तो परफॉर्म कर दूंगा, नहीं हुआ तो परफॉर्म। जैसे कि यहां पर क्या है, डी ए डेटर एग्रीज टू पे सी ए क्रेडिटर ₹10,000 इफ ए शिप कमिंग फ्रॉम दुबई रीच एट मुंबई पोर्ट ऑन और बिफोर 5। मैं इसको एग्जाम्पल को साइड में यहां पर बता रहा हूं। डेटर और क्रेडिटर के बीच में एक एग्रीमेंट बना। डेटर ने क्रेडिटर से वादा किया मैं तुझे 10,000 रुपए दे दूंगा 10,000 रुपए, अगर मेरा एक शिप है जो कि दुबई से आ रहा है, दुबई से दिल्ली आ रहा है, दिल्ली आ सकता है शिप, दुबई से मुंबई आ रहा है, वो या तो 5 अक्टूबर या 5 से पहले मुंबई पहुंच गया तो तुम मुझसे पैसे ले लियो। बताओ कंटिंजेंट है या नहीं? अब देखो 3 सिचुएशन हो सकती है, 3 सिचुएशन। शिप जो है वो आ गया, कब आया शिप? 5 अक्टूबर को।
मैंने क्या बोला, पैसे कब दूंगा, 5 को आएगा या 5 से पहले, 5 या 5 से पहले, ऑन और बिफोर 5th ऑफ अक्टूबर। तो फिर क्रेडिटर मेरे से पैसे लेने आएगा या नहीं, और मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरे पास केस करेगा मेरे खिलाफ। तो यस, ये एनफोर्सेबल है। ऑल वेल। दूसरी बात, शिप आया आया पर आया 6 अक्टूबर को। मैंने क्या बोला था, शिप कब आएगा तो पैसे दूंगा, 5 को कब आया, क्या वो मेरे खिलाफ कुछ कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल वही गाड़ी वाला एग्जांपल हो, 5 अक्टूबर को इंश्योरेंस प्रीमियम लिया 2024 में 1 साल का, तो प्रीमियम खत्म कब हो गया, 5 अक्टूबर 2025, 4 अक्टूबर 2025 रात 12 बजे। अब आपकी गाड़ी ठुक गई 5 अक्टूबर को सुबह सुबह 2025 में, क्या क्लेम ले सकते हो, नहीं। मान लो इसी एग्जाम्पल में शिप डूब गया, भाई समंदर में आ रहा है, तूफान आ गया बढ़िया सा, बरमूडा ट्रायंगल के आसपास विचार कर रहा था, वो घूम रहा था, बरमूडा ने अपने पास ले लिया उसको। सुना है बरमूडा ट्रायंगल के बारे में, शिप तो गायब ही हो गया। तो क्या अब डेटर क्रेडिटर को पैसे देगा, क्या क्रेडिटर डेटर पे केस करेगा, अरे शिप मैंने क्या बोला 5 या 5 से पहले आ गया तो दे दूंगा, अब तो आ ही नहीं सकता, अब तो डूब गया, नॉट एनफोर्सेबल। आया समझ में, ओ बोलो भाई। और यहीं पर डेटर ने क्रेडिटर को यह बोला होता कि मेरा एक शिप दुबई से अपना मुंबई आ रहा है, तेरे को पैसे दूंगा 10,000 रुपए, अगर मेरा शिप 5 तक नहीं पहुंचा तो, 5 तक नहीं पहुंचा तो। अब उल्टा हो गया ना। तो देखो, मैंने केस नंबर 2 क्या बताया, शिप अगर 5 अक्टूबर तक नहीं पहुंचा तो मेरे से 10,000 ले लियो। ये बात डेटर ने क्रेडिटर को बोली, एग्रीमेंट हो गया दोनों के बीच में, क्रेडिटर ने बोला ओके। 3 सिचुएशन यहां भी हो सकती है। पहली सिचुएशन, शिप आ गया 5 तारीख को, क्या क्रेडिटर डेटर से पैसे ले पाएगा, मैंने क्या बोला, नहीं आया तो पैसे दूंगा। दूसरी सिचुएशन, शिप आया 7 अक्टूबर को, यस, शिप डूब गया, अरे भाई आएगा ही नहीं अब तो, जल्दी पैसा दे, डूब गया ना, मतलब वो 5 तारीख तक नहीं आएगा, लाओ पैसा दो। हाँ जी बेटा गलत जा रहे हो, मैंने क्या बोला, मेरा सब्जेक्ट मैटर तारीख है भाई, इस तारीख तक आओगे, मेरे को इस इवेंट है मेरा सब्जेक्ट मैटर, इवेंट हो गया ना, लाओ पैसा दो। आ गया समझ में, क्लियर है। तो ये मेरा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल है, ध्यान से सुनना। तो देखो मैंने सारे केसेस यहां पर बता रखे हैं। एग्जाम्पल क्या था, डी एक डेटर है, उसने सी एक क्रेडिटर को बोला मैं तुझे कितने रुपए दूंगा, 10,000, अगर उसका शिप जो कि दुबई से मुंबई आ रहा है वो पहुंच जाए 5 अक्टूबर या उससे पहले। तो केस 1, इवेंट हो गया 5 या उससे पहले तो एनफोर्सेबल है, पहुंच गया भाई, पैसे दे, नहीं देगा केस करूंगा। इवेंट हुआ लेकिन 6 तारीख को क्रेडिटर मुंह बना के अपना घर चला गया, क्योंकि डेटर ने बोला था 5 तक आएगा तो दूंगा, शिप तो आया 6 तारीख को, अनएनफोर्सेबल। शिप डूब गया, अनएनफोर्सेबल। मान लो इसी एग्जांपल में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अपॉन होता नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। मतलब देखो मैंने क्या बोला, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन हैपनिंग भी और नॉन हैपनिंग भी। अगर यहां पर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नॉन हैपनिंग पर होगा तो वो इवेंट ना होने पर परफॉर्म करना है ना जी, और हैपनिंग पे होगा तो होने पर परफॉर्म करना है। इसी एग्जांपल में एक एग्जाम्पल मैंने यहां पर और बनाया, डी ए डेटर एग्रीज टू पे सी ए क्रेडिटर ₹10,000, अगर उसका शिप दुबई से मुंबई आ रहा है, वो नहीं पहुंचता 25 अक्टूबर तक, वो नहीं पहुंचता 25 अक्टूबर तक। केस 1, द इवेंट हैपन्स, मान लो पहुंच गया तो, मैंने क्या बोला था पैसे कब दूंगा, नहीं पहुंचने पर, पहुंच गया तो अनएनफोर्सेबल। लेकिन अगर इवेंट हुआ लेकिन वो स्पेसिफाइड टाइम के बाद हुआ, मान लो शिप पहुंचा 26 अक्टूबर को, एनफोर्सेबल। क्रेडिटर आएगा, भाई देख तूने बोला था ना 25 को, 25 तक नहीं पहुंचा तो नहीं पहुंचा 25 तक, लाओ पैसा दो। और अगर वो शिप डूब गया तो
तो उसके पहुंचने की कोई संभावना है ही नहीं। अब याद करो, मैंने आपका यूनिट नंबर 3 में सबसे लास्ट टॉपिक वेजरिंग एग्रीमेंट करवाया था, और वहां भी एक डिफरेंस था, वेजरिंग और कंटिंजेंट। मैंने कहा था ये मैं यूनिट 6 में करवाऊंगा, तो अब वही टॉपिक आ गया आपका। बता दूं, लेकिन मेरे को अब वेजरिंग याद कराना पड़ेगा। यस, देखो, ऐसे एग्रीमेंट जो फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड होते हैं, वो दो तरीकों के होते हैं। एक वॉइड और इलीगल होते हैं, और एक क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। सही। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है, वो भी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड है। डेटर और क्रेडिटर के बीच में जो एग्रीमेंट बन रहा है, वो भी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड है। लेकिन वो इवेंट जो है ना, वो कोलेट्रल है, जुड़ा हुआ है। मतलब गाड़ी का एक्सीडेंट होना मेरे एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ है, इसको मैं क्या बोलूंगा, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। लेकिन जो वेजरिंग टाइप के आप एग्रीमेंट बनाते हो, वेजरिंग, वेजरिंग मतलब एक तरीके से आप एग्जाम्पल मान लो, सट्टा लगाना। जैसे लॉटरी खेलते हैं, लॉटरी, लॉटरी वेजरिंग होती है या नहीं? लॉटरी एक नंबर पे बेस्ड होते हैं, हमने पैसे लगाए, या तो जीतने के चांस होंगे या तो हारने के चांस होंगे। वहां पार्टी को किसी सब्जेक्ट मैटर से मतलब नहीं होता, पार्टी को मतलब होता है जीतने से और हारने से। तो लॉटरी अच्छी है या बुरी? कभी अपने पापा को बोला बड़े होके लॉटरी चैंपियन बनूंगा? पापा सट्टे में नंबर 1 आपका नाम रोशन करना है मुझे। पापा इस एरिया में सबसे ज्यादा पत्ते खेलने में मैं माहिर बनूंगा। कभी बोला है पापा से? है जी, बोला है? कभी नहीं बोला, बोल भी नहीं सकते, बहुत कूटेंगे। तो वेजरिंग नेचर के एग्रीमेंट वॉइड होते हैं और इलीगल होते हैं, लेकिन कंटिंजेंट नेचर के एग्रीमेंट जो है वो वैलिड होते हैं। क्लियर है? अब इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस, मैं दोनों के डिफरेंसेस को एक एक करके बताना चाहूंगा। आ जाओ। सबसे पहला, वेजरिंग में, वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है और कंटिंजेंट क्या होता है? वैलिड है भाई, कंटिंजेंट बिल्कुल वैलिड है। क्या जी? अरे एक मिनट सुनो, कत्ल करना सही है या गलत? कत्ल हो रहे हैं या नहीं हो रहे? चोरी करना सही है या गलत? चोरी हो रही है या नहीं हो रही? जुआ खेलना गलत है या सही है? खेल रहे हैं या नहीं? हम लॉ की बात करें, लॉ में क्या लिखा है, इवेंट की बात नहीं कर रहे। इवेंट तो हर तरीके के होते हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ, अभी ना ऑनलाइन गेमिंग के लिए कोई लॉ नहीं बन पाया, इसलिए ड्रीम 11 बहुत खुला गेम खेल रहा है। इसके लिए जैसे ही लॉ आएगा, और गवर्नमेंट जानबूझ के लॉ बना भी नहीं रही है, 30% टैक्स मिलता है। हारने पे भी तेरे, जीतने पे भी गवर्नमेंट की जेब में जाता है। गवर्नमेंट क्यों पंगे ले? खेल तू, तेरी मर्जी। जैसे शराब की दुकान है, गवर्नमेंट क्यों बंद नहीं करती? सबसे ज्यादा पैसा वहीं से आता है। गोवा का स्टेट ही दारू से चल रहा है, दारू और समुंदर, दो ही चीज से गोवा चल रहा है ना जी? तो जी गवर्नमेंट जानबूझ के बंद नहीं कर रहा उसको, खेलो सालो, हमारा क्या। तू नहीं खेलेगा, पैसे बचाएगा, तो मैं सरकार हूं, मैं वैसे ही तुझे लूट लूंगा। तू खेल के हार जा तो तू खुद ही लुट के आ जा। दोनों ही इवेंट में तेरा लुटना तय है ना जी? तो सरकार इसलिए बंद नहीं करती इसको। आप टैक्सेशन में पढ़ोगे, 30% का टीडीएस लगता है, डायरेक्ट 30%। जैसे आप ड्रीम 11 पे 1 CR जीत गए, तो जेब में 70 लाख रुपए आएंगे, 30% का टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा, जिसने कोई रिस्क नहीं लिया, और रिस्क तूने लिया है। ठीक है? वेजरिंग नेचर है। तो वेजरिंग एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। बताओ रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है? बदले में, मतलब वेजरिंग हमेशा के बदले में होता है। जैसे मैं सट्टा लगा रहा हूं, क्यों लगा रहा हूं? या तो मैं जीतूंगा या तो हारूंगा। मैंने और सार्थक ने सट्टा लगाया, भाई बारिश होगी तो मैं तुझे 10,000 दूंगा। जैसे कल एक क्रिकेट मैच था आईपीएल का,
मुंबई और गुजरात टाइटंस। कई बच्चे लाइव देख रहे थे आंखें मचल मचल के, या तो खुद रिमोट लेकर या आपके पापा देख रहे होंगे या बड़ा भाई देख रहा होगा। यानी हम खुद ही देख रहे थे। तो वो मैच आप लोगों ने एंड तक देखा होगा, तो सस्पेंस बरकरार था। लास्ट के ओवर को छोड़ दो तो बहुत बड़ा सस्पेंस था। तो उसमें क्या लगता है आपका, सट्टा नहीं लगा रहे होंगे लोग? क्यों, गुजरात पे भी लगाया होगा। तो साई सुदर्शन इतना तगड़ा खेल रहा था कल, वो जैसे ही वो आउट हुआ फिर मुंबई पे लगाया होगा, तब तक गुजरात पे ही चल रहा होगा। लोगों को मतलब नहीं मुंबई जीत रही है गुजरात जीत रही है, लोगों को मतलब हम जीत रहे हैं। उन्हें क्या प्रेम मुंबई और गुजरात से। तो ये वेजरिंग एग्रीमेंट है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ऑल वेल, रेसिप्रोकल मतलब एक बंदा, मैं कुछ दूंगा मुझे बदले में कुछ मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं दूंगा मुझे मिलेगा नहीं। लेकिन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जरूरी नहीं है रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो। और जैसे डेटर ने क्रेडिटर को बोला मैं तुझे पैसे दूंगा, उसने कहा ओके, रेसिप्रोकल का है, ठीक है। पार्टीज हैव नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। वेजरिंग एग्रीमेंट में पार्टी का सब्जेक्ट मैटर पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता। मैं तो कह रहा हूं बाढ़ आ जाए, जैसे मैंने इसको बोला ना कि बारिश आएगी तो 20,000 तू मुझे दियो। अब मेरे को चाहिए बारिश, अब बारिश की 4 बूंदे पड़ गई तो मैं जीत गया। अब चाहे बाढ़ आ जाए मुझे मतलब नहीं है, मेरे तो 20,000 जेब में आ गए। यहां पर पार्टी का सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट होता है। जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस की बात करोगे तो लाइफ इंश्योरेंस में पैसे आपकी फैमिली को तभी मिलेंगे जब आप निकल लिए, जब आप मर गए, है ना जी। चौथा पॉइंट, फ्यूचर इवेंट इज सोल डिटरमाइनिंग फैक्टर। वेजरिंग में फ्यूचर इवेंट ही डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है। अब गुजरात और मुंबई में पैसे लग रहे हैं, पता कैसे चलेगा कि मैं जीता या हारा? वो फ्यूचर में पता लगेगा ना, जीत और हार। बारिश पे सट्टा लगाया तो बारिश होगी या नहीं होगी फ्यूचर की बात है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी फ्यूचर इवेंट होता है, लेकिन वो कोलेट्रल होता है और जरूरी होता है इंसिडेंटल। मतलब मेरे प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए वो फ्यूचर इवेंट जरूरी है। यहां पर सिर्फ फ्यूचर इवेंट होता है और कुछ नहीं। वेजरिंग में हर वेजरिंग एग्रीमेंट कंटिंजेंट नेचर का होता है, हाँ या ना? अरे कंटिंजेंट भी फ्यूचर इवेंट, वेजरिंग भी फ्यूचर इवेंट, लेकिन वेजरिंग वॉइड होता है और कंटिंजेंट क्या होता है? मतलब कंटिंजेंट सिर्फ वही वाला सही होगा जो वैलिड वाला होगा, वरना वो सब कुछ वेजरिंग नेचर का है। बोलो ओके। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कंटिंजेंट और वेजरिंग के बारे में, दिमाग में ऐसे रखो, वेजरिंग गलत, कंटिंजेंट सही। एक एक एग्जांपल ले लो। लॉटरी बेस्ट एग्जांपल है वेजरिंग का, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस बेस्ट एग्जांपल है कंटिंजेंट का। आ गया जी, क्लियर है? तो ये हमारा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, बस इतना सा। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? फ्यूचर इवेंट इज सोल डिटरमाइनिंग फैक्टर, और यहां कह रहा है फ्यूचर इवेंट इज कोलेट्रल। बेटा कोलेट्रल का मतलब होता है जुड़ा हुआ, सेकेंडरी। जैसे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में मैं आपसे आज एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं ना, तो आज का कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड है और इस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस एक इवेंट पे जुड़ी हुई है। एक्सीडेंट होगा तो पैसे ले जाना, नहीं हुआ तो नहीं, ऑल वेल। वेजरिंग में मैं अभी तेरे से कोई बात कर रहा हूं, लेकिन वो बात सिर्फ फ्यूचर के उस इवेंट के लिए कर रहा हूं, बारिश होगी तब पैसे दूंगा। कंटिंजेंट में प्रेजेंट और कोलेट्रल फ्यूचर का साथ चल रहा है, वेजरिंग में सिर्फ फ्यूचर इवेंट की बात कर रहे हैं। बोलो समझ में आ गया? तो ये मेरा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक यहां पर होता है। एक बार रिवीजन करवा दूं इसकी छोटी सी और। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इट मींस द कॉन्ट्रैक्ट विच आर डिपेंड अपॉन फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट विच द इवेंट इज कोलेट्रल फॉर द मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इवेंट पे डिपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस बेस्ट एग्जांपल है। हैपनिंग पे भी बना सकते हो, नॉन हैपनिंग पे भी। मैंने दोनों के तीन एक एक एग्जांपल के तीन केस बता दिए। बेटा बोल, फोर्थ ही तो बताया, नहीं आया? फोर्थ पॉइंट में लिखा है वेजरिंग में फ्यूचर इवेंट इज सोल डिटरमाइनिंग फैक्टर। लॉटरी कभी खेली है तूने? कभी सुना है लॉटरी के बारे में? तो लॉटरी में मैं आज मान लो मैं लॉटरी खेलने जा रहा हूं, तो मैं सामने वाली पार्टी से लॉटरी का एग्रीमेंट कर रहा हूं, लेकिन उस एग्रीमेंट पे जो भी रिजल्ट आएगा वो कौन से
टॉपिक पे डिपेंड करता है, नंबर आया या नहीं आया। फ्यूचर मतलब वो फ्यूचर का इवेंट ही वेजरिंग में सोल अकेला डिटरमाइनिंग फैक्टर है। यहां तक ओके। लेकिन अगर आप बात करते हो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में तो फ्यूचर इवेंट होता है लेकिन वो कोलेटरल होता है। हाँ जी बोलो बोलो। हाँ तीन, तीन भी नहीं है, एक भी नहीं है। कितने कम है? चल मैं देखता हूँ, उसको छोड़ दे बाकी कर ले। 8 से 9 है, दोनों एक ही है, एक ही है वो। फ्यूचर इवेंट इज कोलेटरल एंड इंसिडेंटल। आ गया, अब आ गया। अब देखो कंटिंजेंट में क्या, कंटिंजेंट में फ्यूचर इवेंट पे डिपेंडेबल तो हम है लेकिन पूरा फ्यूचर इवेंट पे डिपेंडेबल नहीं है। मान लो वो इवेंट नहीं हुआ तो भी हमारे हमारे बीच का रिलेशन वैलिड है। जैसे एक्सीडेंट नहीं हुआ तो इंश्योरेंस प्रीमियम किसकी जेब में रह जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी में। अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ तो प्रीमियम देने के लिए कौन आप पे लीगल एक्शन ले सकता है? इंश्योरेंस कंपनी, कि भाई देख एक्सीडेंट हुआ नहीं, ला पैसा दे, अभी तक दिया ही नहीं तूने आउटस्टैंडिंग अमाउंट। जनरली तो एडवांस में ले लेते हैं पैसे। आ गया, अब आ गया, बोलो ओके। तो दिस इज योर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टॉपिक। और कोई डाउट है तो पूछो। कंटिंजेंट और वेजरिंग में प्रॉपर डिफरेंस आया? देखो दिमाग में सही और गलत पकड़ लो, वेजरिंग गलत, कंटिंजेंट वैलिड। वेजरिंग में सिर्फ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट होता है, कंटिंजेंट में फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट होता है लेकिन वो इवेंट कोलेटरल होता है। कोलेटरल मतलब सेकेंडरी, फर्स्ट आज और वो सेकेंडरी, और दोनों वैलिड होते हैं। ऑल वेल, ठीक है। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं लाया हूं दूसरा टॉपिक। क्या? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। सुना है किसी ने क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट? आपने ना अपनी किताब से अगर आप पढ़ते हो, मेरे को लग नहीं रही है ज्यादा बच्चे किताब से पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप अपनी किताब से पढ़ते हो तो यूनिट 1 में इसका नाम आया होगा, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। मुझसे कुछ बच्चों ने पूछा भी था। जिसने पूछा था, बेटे आपने पूछा था शायद, नहीं किसी बच्चे ने पूछा था। मैं तो तुझे क्रेडिट दे रहा था इतने दिन। किसने पूछा था मुझसे? आई नहीं वो आज। तो उसको मैंने बताया बेटा ये हम यूनिट 6 में पढ़ेंगे। तो यहां मैं प्रॉपर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बता रहा हूं। थोड़ा ना लोग क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को के बेस को नहीं समझ पाते, तो मैं कोशिश करूंगा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के पहले बेस को समझाना, वो होता क्या है। देखो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट तक पढ़कर आए हो और आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट वही वैलिड होते हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के सारे एलिमेंट मौजूद हो। कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट क्या होते हैं? प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट, कंसिडरेशन वगैरह वगैरह वगैरह। अगर वो एलिमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद होंगे तभी कोई पार्टी एक दूसरे पे लीगल एक्शन ले सकती है, वरना नहीं ले सकती। यहीं तक पढ़कर आए हो। अब क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से मान लो उस टॉपिक का एक्सेप्शन है। मीन्स द सिचुएशन, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो सिचुएशन जहां पर कॉन्ट्रैक्ट के मेन एलिमेंट्स मिसिंग होंगे फिर भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना गया है। एक एग्जांपल दूं, क्या आप माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट कर सकते हो? नहीं ना, मतलब माइनर के साथ एग्रीमेंट वॉइड है। लेकिन उसी माइनर को अगर मैं कोई नेसेसरीज देता हूं तो उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकता हूं, ये भी बताया था। तो प्रॉपर्टी से रिकवर आप किस बेसिस पर कर सकते हो? एग्रीमेंट तो हुआ ही नहीं माइनर के साथ, वो आप क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर कर सकते हो। आया कुछ समझ? देखो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि कोई बंदा गलत तरीके से अपना फायदा, आपका फायदा ना उठा पाए। इसको लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। अनजस्ट मतलब गलत, एनरिचमेंट मतलब आप कोई भी आपके पास आपके पैसे का गलत मिसयूज नहीं कर सकता। अल्टीमेट मतलब ये
या ऐसा हो सकता है स्टॉपिंग ऑफ अनफेयर बेनिफिट्स, कोई आपका गलत तरीके से बेनिफिट ना उठाए। और मेरी लैंग्वेज में नो ऐश ऑन अदर पर्सन कैश, पेपर में मत लिख कर आना, पहले बता रहा हूं समझाने के लिए, नो ऐश ऑन अदर पर्सन कैश। साला किसी और के पैसे पे तू इंजॉय कर रहा है, करेगा तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा। अब क्वाजी वर्ड का मतलब क्या होता है? क्वाजी वर्ड का मतलब होता है एज सिमिलर, सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये असल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन फिर भी माना गया है ये कॉन्ट्रैक्ट। ऐसी सिचुएशन जहां कॉन्ट्रैक्ट के मेन एलिमेंट मिसिंग होंगे फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, इसको मैं बोल रहा हूं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। बोलो जी, कान में आ गई सारी आवाजें? बेटा तुम दोनों बहुत हंस रहे हो, कोई दिक्कत है? इसको बेटा खड़ा हो तू जरा। अरे क्या हो गया बेटे, कोई दिक्कत हो गई? कुछ प्रॉब्लम है? छिपकली चली गई अंदर? क्यों बड़बड़ा रहा है ऐसे? सीरियसली क्लास सुनो, बातें बातें मत करो। मैंने आप सभी को कितनी बार बोला है, और मैं कोई एक्शन नहीं लेता, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। प्लीज बैठ जाओ, समझ जाएगा। तो कुछ बोलता हूं उल्टा सीधा अच्छा नहीं लगता। देखो, द टर्म क्वाजी मीन्स, बहुत गाली देता हूँ ये बच्चे मुझे। बोल देता है ना, हाँ बोल। द टर्म, अच्छा ठीक है, देखो द टर्म क्वाजी मीन्स एज इफ और सिमिलर, ठीक है। तो वन और मोर एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज मिसिंग, मेन एलिमेंट मिस है, इवन दो इट हैज बीन डिक्लेयर्ड वैलिड बाय लॉ, इट इज नॉट क्रिएटेड बाय लॉ बट क्रिएशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को लॉ ने नहीं बनाया, लेकिन लॉ में तो कह रहे हैं कि आपको प्रॉपरली सारे एलिमेंट डालने हैं, लेकिन ऑपरेशन ऑफ लॉ ने क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बताया। और इसको आप बोलते हो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में प्रिवेंशन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, कोई आपका गलत फायदा ना उठा पाए, कोई अनफेयर बेनिफिट ना उठा पाए। पेपर में लाइन मत लिखना, समझाने के लिए, नो ऐश ऑन अदर पर्सन कैश, ये मेरी तरफ से। अब क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कितने टाइप के क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? मेरे बच्चे एक एक करके सारे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बता रहा हूं। सबसे पहला क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कि मैं दीपक पाठक किसी अनसाउंड माइंड या किसी माइनर को कोई नेसेसरी सप्लाई कर रहा हूं। आप याद करो, मैंने आपको माइनर में पढ़ाया हुआ है कि मैं अगर किसी माइनर को या किसी अनसाउंड माइंड को नेसेसरी सप्लाई करता हूं, पहली बात, माइनर और अनसाउंड माइंड से एग्रीमेंट क्या है? वॉइड है। लेकिन अगर मैं उसको कोई नेसेसरी देता हूं तो मैं उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकता हूं, बोलो हाँ या ना? तो रिकवर किस बेसिस पर करूंगा? कोर्ट में जाके कोर्ट तो मुझे ये बोलेगा ना, और भाई एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड, मैं बोलूंगा सर 6 यूनिट तो पढ़ लेते कम से कम। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट नाम की हुई तो चीज है। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, तो देखो यहां पर पहले मैं एग्जांपल पढ़ूंगा एंड देन फिर मैं आगे जाऊंगा। देखो, मिस्टर परफेक्ट ने मिस्टर स्विच्ड ऑफ को स्विच्ड ऑफ अनसाउंड है, ठीक है, ऑल वेल। तो मिस्टर परफेक्ट ने मिस्टर स्विच्ड ऑफ को सप्लाई करी है नेसेसरी। स्विच्ड ऑफ मिलीनियर है, अरे चाहे वो मिलीनियर है चाहे कुछ भी हो, वो तो स्विच्ड ऑफ है। क्या करना है? जैसे छोटा बच्चा होता है 1 साल का, 6 महीने का, 9 महीने का, उसे क्या पता मैं अंबानी के घर में पैदा हुआ, ये बहुत ही गरीब परिवार में या मिडिल क्लास, वो तो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा होता है। मैं मेरी बेटी को देखता हूँ, उसे मतलब ही नहीं है किसी चीज से, एसी चल रहा है नहीं चल रहा, मैं जमीन पे हूँ, मेरा पूरा शरीर में मैंगो आम लगा हुआ है। कल एक मैंगो दिया, आम आम, कल एक आम दिया उसको मैंने, वहां रखा था, दिया नहीं था, और मैं मात्र 11-12 सेकंड के लिए कहीं गया था। 12 सेकंड के अंदर उसकी पूरा थेपड़ा, पूरा शरीर, और ऐसे करके, और आम को ऐसा उसने कैच कर रखा, मुझे कह रही, बड़ा सॉलिड मुंह बनाया हुआ था उसने। मैं सोच रहा हूँ ऐसे 10-12 कैमरे घर पे लगा लूं उसको,
थोड़ा सा कैप्चर करते रहेंगे इवेंट को। तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। ऐसी अनसाउंड माइंड, क्या फर्क पड़ रहा है, मैं मिलीनियर हूं, ये क्या हूं, मैं तो अनसाउंड हूं। लेकिन अनसाउंड पड़ गया बीमार, बहुत बीमार पड़ गया। अब वो बीमार है, इनकेपेबल है, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता मैं उसकी बीमारी ठीक करूं, करवाऊं? क्या फर्ज बनता है? तो मैंने कुछ पैसे खर्च करे, भंडारा थोड़ी कर रहा हूं, बड़ी मेहनत से वो पैसे जोड़े मैंने, और आज मैंने तेरी तबीयत खराब थी, सही कर दी है, तेरी प्रॉपर्टी से ले लूंगा मैं। और ये बात मुझे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहती है। देखो लिखा हुआ है, मिस्टर परफेक्ट ने, मिलीनियर है चाहे तू बिलीनियर हो चाहे तू गरीब हो, फर्क नहीं पड़ता, तेरी जो भी प्रॉपर्टी है उससे ले लूंगा। यार मिस्टर परफेक्ट कैन रिकवर अमाउंट फ्रॉम स्विच ऑफ प्रॉपर्टी। देखो लिखा भी हुआ है, सप्लाई ऑफ नेसेसरीज to incompetent person. If a major person supply necessaries to minor unsound mind, then such supplier of necessaries can recover the amount from minor's property. बोलो ओके। पहला क्या जी, मिसयूज कैसे हो सकता है? कोर्ट किस लिए बैठा है? नहीं, कोर्ट किस लिए बैठा है? तू कोर्ट आएगा, अपने पैसे मांगे, कोर्ट बोले ओके दे दो, कोर्ट देगा या नहीं? जांच पड़ताल नहीं करेगा। अरे लॉ बने ही इन कमीनों के चक्कर में। लॉ, आप सब बताओ मुझे, एक आंसर दो, लॉ की क्या किसी सभ्य आदमी को जरूरत पड़ती है? उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तुम्हें आज तक पता था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, तुम्हें अच्छा और बुरा पता है, बस तुम्हारे माता पिता ने सिखाया हुआ है वो बुरा मत करो, अच्छा करो। इसकी जरूरत उसी को पड़ती है जो आड़ा टेढ़ा बंदा हो, जो उल्टी हरकत कर रहा है। तो जिसने उल्टी हरकत करी ना, कोर्ट में वही जाता है फिर बाद में, या तो उसको बुलाया जाता है या वो खुद केस करता है। तो जज बेवकूफ नहीं, जज को पता है यहां तक तू पहुंचा है ना, तू पहले से या तो बहुत दुखी है या बहुत शातिर है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखो, मनी पेड बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। एग्जाम्पल दूंगा, मान लो मैं रेंट पर रहता हूं किसी एक घर में। हेलो बेटे, कैसे हो आप? हेलो हेलो, कैसे हो? बहुत अच्छे लग रहे हो। आज स्कूल में कुछ है, इवेंट था? अच्छा, नानी हाउस जा रही। नानी हाउस जाते हैं बच्चे, बड़े अच्छे लगते हैं। भाई सर की है, और इसमें डाउट क्या है? अच्छा अच्छा, इसमें नाम भी लिखा हुआ है आपका? एक वर्ड गायब हो गया उसमें, यू। सर जब बच्चे नानी हाउस जाते हैं बड़ी खुशी मिलती है ना, बच्चों को भी? नहीं, हमें। बाय बेटा, चलो जी, ऑल वेल, लेट्स स्टार्ट। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जाम्पल क्या है, मान लो मैं एक घर में रेंट पे रहता हूं, ठीक है, और मेरे इस घर का जो ओनर है वो रहता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस से। तो भाई क्या हुआ, एक दिन सुबह सुबह 10 बजे जो है मेरे घर की बैल बजती है। गेट बंद कर दो। मेरे घर की बैल बजती है सुबह सुबह 10 बजे। मैं गेट ओपन करता हूं और बाहर जो है वो 2-3 बुलडोजर खड़े होते हैं, 4-5 सरकारी ऑफिसर, 8-10 कांस्टेबल पुलिस वाले। मैंने कहा भाई योगी कहाँ है, ये भी दिखा दो, क्योंकि बुलडोजर लेके तो वही आता है। ठीक है जी, तो वो बंदे खड़े कह रहे कि जल्दी से 3 मिनट में सामान बाहर कर दो, हम घर तोड़ रहे हैं। मैं कहा तू अपने घर का, अपने बाथरूम का सामान 3 मिनट में निकाल सकता साले, तो मुझे मेरा घर खाली करने को बोल रहा है। कहता घर खाली करो फटाफट, 3 मिनट में तोड़ेंगे इसको। मैं टेंशन में, मैं कहा यार ये क्या बात है। फिर मुझे याद है मैं तो रेंट पे रहता हूँ, तोड़ दे। सुनते रहना आगे।
तो वो मैंने पूछा, मैंने भाई क्यों तोड़ रहे हो इस घर को, क्या कारण है? कहते भाई इस घर पर जो है म्युनिसिपल टैक्स जो है वो पिछले 4 साल का पेंडिंग है, बार बार नोटिस दिया जा रहा है, आप कोई जवाब ही नहीं दे रहे। मैं कहा यार देखो मैं रेंट पे रहता हूँ, मैं अपने मालिक से बात करूं। तो मैंने फोन लगाया भाई, सुबह सुबह 10-11 बज रहे थे, कॉल किया, वो फोन ही नहीं उठा रहा। वहां हो रही है रात, वो पीपा के टल्ली है अपना, सो रहा है। तो मैंने कहा ले गया इसका घर। मैं कहा कितना आउटस्टैंडिंग टैक्स है? कह रहा 30,000 रुपए। घर की कीमत थी 1 करोड़ रुपए। मैं कहा यार ये 30,000 के चक्कर में 1 करोड़ जाएंगे आज इसके। तो बताओ सभ्यता क्या कहती है? तोड़ने दूं? पिछले महीने बिजली का बिल ज्यादा भरवाया था उसने मुझसे, है? सभ्यता ये कहती है कि मैं पे कर दूं। मैंने उसको कॉल किया, कॉल उसने उठाया नहीं, किसी प्रकार से संपर्क मेरा उससे नहीं हुआ। मैं कहा यार इसके पैसे तो मैं ही दे देता हूँ फिलहाल के लिए। मैंने 30,000 रुपए पे कर दिए। ऑल वेल, मनी पेड बाय वन पर्सन दैट इज टेनेंट। मैंने किसके बिहाफ पर पे किए? लैंडलॉर्ड के। क्या मैंने लैंडलॉर्ड से कोई एग्रीमेंट बनाया, कोई ऑफर दिया, एक्सेप्टेंस मिली? मैंने पे कर दिए, वो चले गए। लैंडलॉर्ड का शाम को फोन आता है, हाँ जी दीपक जी आपका कॉल आया था। मैं कहा हाँ जी सर कॉल तो आया था, आप तो बड़े कमीने हो। कहता वो तो मैं हूं, अगली बात बताओ। मैं कहा यार आपने 4 साल का म्युनिसिपल टैक्स नहीं भरा था, वो आगे थे बुलडोजर बुलडोजर लेकर, आपको मैंने कॉल किया, आपने फोन नहीं उठाया, घर तोड़ देते आपका वो। मैंने भर दिए 30,000। तो कोई नहीं, मैं रेंट में से काट लूंगा। अब वो मुझे क्यों काट लेगा रेंट में? मुझसे पूछ के भरे, मेरा काम है टैक्स ना भरना, वो मैं देख लेता। तू कौन होता है टैक्स? मैंने कहा साला, नेकी कर और समुन्द्र में डाल। दरिया में नहीं, समुन्द्र में। तो मैं, अच्छा उसने ये सोचा कि मैंने तो उससे पूछा ही नहीं, उससे बिना पूछे पैसे दे दिए, तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। तो बेटा मेरे पास यूएसए वाले क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का एक पूरा का पूरा लॉ है, आ गया समझ? जहां पर मेन कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट क्या थे? मिस। तो मेरे पास प्रॉपरली यहां पर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का एक टॉपिक है। तो देखो, मनी पेड बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, लैंडलॉर्ड। एग्जांपल है, ए टेनेंट पेज ₹20,000 एज हाउस टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज लैंडलॉर्ड टू अवॉइड डिमोलिशन ऑफ द हाउस। ठीक है? द टेनेंट डज नॉट आस्क एनीथिंग फ्रॉम लैंडलॉर्ड, हाउएवर ही कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम हिज लैंडलॉर्ड। बोलो ओके? 2 पॉइंट आ गए क्या? इन दोनों पॉइंट में किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट बना था? पहले में बन नहीं सकता, दूसरे में बनाया नहीं। अब पॉइंट नंबर 3, एक क्या जी? पॉइंट नंबर 3 स्टार्ट करें? पहले समझाऊंगा देन आपको पढ़वाऊंगा। 2 पॉइंट हो गए, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है हमारा। पॉइंट नंबर 3, मान लो पड़ोस की बिल्डिंग में, बिल्कुल बगल में, पूरा सुन लिया करो, तुम तो गलत चले जाते हो, ऐसा नहीं होता यार। तो पड़ोस की बिल्डिंग में मान लो किसी का जन्मदिन है, बर्थडे है, और कुछ 35, 40, 50, मतलब 50 मेहमान जो है उनके पास आने वाले। बस मेहमान का आने का समय हो ही गया, तो उन्होंने कहा भाई इन 50 मेहमानों के लिए पिज्जा ऑर्डर करते हैं, बढ़िया वाला विद चीज बस्ट। दे फिर गाली से पानी उतर रहा है इसके। चीज बस्ट पिज्जा, ठीक है? तो बगल वाले पर्सन ने, उनका नाम है दीपक शर्मा। तो दीपक शर्मा ने 50 पिज्जा ऑर्डर करे डोमिनोज से, पेमेंट कर दी कार्ड से। अब कार्ड से पेमेंट हो गई, कुछ आधा घंटा बाद पिज्जा वाला पिज्जा लेकर आया। अब वो घर ढूंढ रहा है। अब घर ढूंढ रहा है तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, गेट यहाँ ओपन है। तो कहता दीपक जी आप ही हो? मैं कहा यस मैं ही हूं। मैं हूं या नहीं? कह रहे वो पिज्जा ऑर्डर किया था आपने। अच्छा ले आए तुम? इतना लेट कैसे हो गए? कितने पिज्जा है?
ऐसा 50 पिज्जा है। मैंने देखा बच्चे भी इतने ही है, चल भाई ओके हो गया। मैं कहा 2 बच्चों को जल्दी जल्दी फटाफट दो। बच्चे भी भाड़ में जाए, लो पहले पिज्जा खोलो। बच्चे उससे लड़ रहे हैं, यार तुम चिली फ्लेक्स तो ज्यादा लाया करो। अब भाई वो बंदा पिज्जा देकर चला गया, ठीक है, ओके यहां तक। अब हमने भी दबा के पिज्जा खाए, सब बढ़िया, एक दूसरे के मुंह से चीज चिल्ला चीज। तुमने ऐड देखी है पिज्जा की, चीज वाली ऐसे जा रही होती है। सारी शर्म और जो इज्जत है वो सब भूल के एक दूसरे से पिज्जा छीन रहे। चलो भाई खा पी लिए, ओके। अब वहां पर जो बगल एक्चुअल दीपक शर्मा है वो मचल रहा है। सांप को देखा है लौटते हुए, बिल्कुल ऐसे लौट रहा है। अभी तक नहीं आया, ये क्या बात है, इनकी ऐसे की तैसी साली कंपनी है क्या, अभी कंप्लेंट करूंगा। मतलब अपना अपना ट्रीटमेंट चल रहा है वहां पर, जैसा नॉर्मल आम आदमी करता है घर में, तुम देख लेना कभी भी। अब वो मचल रहा है मचल रहा है, बहुत देर हो गई, उसने फोन किया डोमिनोज में, क्या बात है तुम तो बहुत बेकार आदमी हो, आधे घंटे की कमिटमेंट करते हो, अब तो मेरे को 1 घंटा हो गया, फ्री लूंगा पूरा पिज्जा, सारे पैसा वापस दो। कहता वो भाई डिलीवर्ड हो चुका है? किसको दे यार? दीपक ही नाम है ना आपका? हाँ मेरा नाम दीपक है, आप ही को तो दिया है। यही एड्रेस है ना? हाँ यही एड्रेस है, आप ही को तो दिया है। मतलब किसको दे दिया बे? अच्छा साला हम पकड़े कहाँ गए, तुम लोग बहुत कमीने हो, खा के पूरा डब्बा बाहर फेंकना जरूरी था। खा के वो जो बॉक्स होता है बैग में रख के ले जाते, खा पी के सबने जमा कर दिया लाइन से, 1 2 3 4 4। और दीपक जी भी फोन पे बात करे बालकनी में, कहा कौन, यहाँ कौन, फिर देखो डब्बा। अब वो आया वहां से कूदते हुए। अच्छा मेरे बारे में पहले से पता था उसको कि थोड़ा बहुत है। अब वो आते ही, ये क्या बात है दीपक जी, दीपक सर आप मेरा पिज्जा खा गए? मैंने तो खाया नहीं, इनसे पूछो इन्होंने खाया है। वो आया, उसने बोला दीपक आप ही हो? मैंने कहा हाँ। तो मुझे लगा कि डोमिनोज का कोई स्कीम चल रही होगी, डोमिनोज के मालिक को मैंने उसके बेटे को सीए फाउंडेशन पास करवा दिया होगा, उसने खुशी में भेज दिया तो मैंने खा लिया। अब बताओ मैं यहाँ लाइबल हूं या नहीं, हूं या नहीं? लेकिन मेरा किसी का कोई कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, ना तो दीपक के साथ ना डोमिनोज के साथ। तो डोमिनोज वाला मुझसे रिकवर करने आएगा तो मेरे को देना पड़ेगा, इवन मेरा उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। या वो मिस्टर दीपक शर्मा मेरे से रिकवर करने आएगा तो भी मुझे पैसे देने पड़ेंगे, इवन आई एम नॉट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। और वो मेरे ऊपर लीगल एक्शन लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं वेट करता रहता हूँ, यार कोई पिज्जा आता नहीं है असल में, आज तक तो नहीं आया। ओके आगे बढ़ते हैं। तो सी पॉइंट, अच्छा पिज्जा की पेमेंट करी थी ना उसने, और मान लो गलती से कोई भंडारा लेकर आया था दीपक शर्मा के लिए और मुझे दे गया। कहीं हो रहा होगा कालका मंदिर में भंडारा, उसने मंगाया होगा, वो मुझे दे गया, मैंने ही बच्चों को बोला कालका माई का प्रसाद है खा लो, बच्चे ही प्रसाद समझ के 20-50 पूड़ी खा गए। भंडारा खाने की टेक्निक लोगों की पता है क्या है? सब लोग एक ही कॉमन बात बोलेंगे, सब्जी अच्छी होती है। देख लेना कोई भी लाइन में मिल गया ना आपको, सब्जी अच्छी होती है ना इसलिए खा रहे, देखना भंडारा खाने की टेक्निक है। तो भाई अगर वो भंडारा लेकर आया और हमने खा लिया और दीपक शर्मा जी नाराज हो गए, अब वो लीगल एक्शन ले सकते हैं मेरे ऊपर। क्यों? अरे भाई ये तो ग्रेचुअस एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी है? ग्रेचुअस एक्टिविटी। और मैं किसकी बात कर रहा हूं? नॉन ग्रेचुअस। हरे कृष्णा। ओके ओके ओके। तो मैं कौन सी एक्टिविटी की बात कर रहा हूं? तो भाई अगर ऑब्लिगेशन इन केस ऑफ कौन सी एक्टिविटी है? नॉन ग्रेचुअस एक्टिविटी। समझ में आया? देखो लिखा है ए ट्रेडर रॉन्गली लीव्स गुड्स एट बीज डोर, बी कंज्यूम द गुड्स, ही इज लाइबल टू कॉम्पनसेट टू द ट्रेडर। यहां तक ओके? बोलो कोई दिक्कत? 3 पॉइंट हो गए, रिवाइज करते हैं चलो। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिमिलर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द मेन एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑब्लिक आर मिसिंग। इसका मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, या प्रिवेंशन ऑफ कोई भी आपका मोनेटरी तरीके से आपका कोई मिसयूज नहीं कर सकता, या नो ऐश ऑन अदर पर्सन कैश।
तो कौन कौन से टाइप के क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? उसमें सबसे पहला टाइप है क्या? आप किसी नेसेसरी प्रोवाइड करो किसी इनकॉम्पिटेंट पर्सन को। दूसरा क्या है? मनी पेड बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। और सी पॉइंट है ऑब्लिगेशन इन केस ऑफ नॉन ग्रेचुअस एक्टिविटी। शायद किसी बच्चे को नॉन ग्रेचुअस के बारे में नहीं पता होगा, तो सुन लो एक बार और। ग्रेचुअस मतलब जहां पैसे का विदाउट एनी चार्ज हुआ है, और नॉन ग्रेचुअस मतलब जहां पर पेमेंट की गई है। हाँ बिल्कुल, जो ले भंडारा लेकर आया, अरे उसकी बात नहीं हो रही, वो भी देना पड़ता है, वो आगे भी आ सकता है अभी। ठीक है, एक्टिविटी नॉन ग्रेचुअस अगर होगी तो ही अलाउड है। अब अगला है ऑब्लिगेशन इन केस ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। मैं बताता हूं, एक इवेंट बताता हूं। इवेंट था, मैं आ रहा था मुंबई से दिल्ली। हाँ बहुत घूमा हूं। मैं अपने मामा के यहां से आ रहा था, मेरे मामा रहते मुंबई में, मेरे कुछ दोस्त भी रहते फ्रेंड्स। उस टाइम मैं मामा के यहाँ से आ रहा था मुंबई से दिल्ली। एक्चुअली सर मामा ने मुझे वहां से भगाया था, जो जेन्युइन बात है। काफी साल हो गए, 2014 13 14 के बीच की बात है। तो वहां मैं गया, 10-15 दिन रहा, मैंने मामा का करियर खराब कर दिया। तो मामा ने जबरदस्ती मेरी टिकट कराई कि जाना भांजे वहां जाके कुछ कर। मैंने मामा टिकट तो है ही नहीं अच्छी ट्रेन की, तो उसने मुझे राजधानी एक्सप्रेस की टिकट करवाई, भला तो टले। तो ट्रेन थी अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस। तो मुंबई से वो ट्रेन चलती है, मुंबई सेंट्रल से दिल्ली की तरफ आती है। मैं उस ट्रेन में बैठा, और बैठा तो खाली थी ट्रेन, वो नॉर्मल खाली थी। तो मेरी ट्रेन के, मेरी बोगी में, मेरी उसमें जो होता है ना, समझ गए होंगे, जो सीट के सामने एक ही पर्सन था, एक पर्सन था। और थोड़ी देर में मैं देखता हूँ वो नमाज पढ़ रहा है वहां पर। ठीक है, वो नमाज पढ़ रहा है अपना, सिंगल बंदा, कोई बात नहीं, मैं अपनी बुक पढ़ते हुए आ रहा हूँ। उसके बाद एक बहुत बड़ा सा बैग टाइप था, अच्छा सा। वो ट्रेन रुकी सूरत में, सूरत में वो ट्रेन रुकी, और रुकी होगी, चल पड़ी होगी, 10-12 मिनट हो गए होंगे। तो अचानक से मेरा ध्यान गया वो बैग नीचे, बंदा है नहीं। अच्छा, मेरे को उस टाइम भी कुछ ऐसा सच कुछ, वॉशरूम गया होगा। अब मैं उठा तो मैं उधर गया तो कोई नहीं, इधर गया तो कोई नहीं। अब मेरे यहां से दुख 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 चालू। अब मैं आया भाई अपनी सीट के सामने, मैंने वो बैग देखा, और मैं ऐसे, मैं कहा आप क्या करें, हो गया गड़बड़ आज, गए आज। अगस्त क्रांति है, महंगी ट्रेन है, महंगे लोगों को मारेगा तो थोड़ा और अच्छा होगा इसके लिए, ये वो, मतलब अलग ही थॉट आ रहा मन में। तो मैंने उसका बैग जो है फिर भी खींचा, मैंने कहा चल कोई बात नहीं। अब खींचते हैं तो वही फिल्मी स्टाइल थोड़ा सा, मैंने क्या करा, वो चेन उसकी खोली और कान लगाया, वो आवाज आती है बॉम्ब की, टिक 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 टिक। तो नहीं थी भाई, लगाया, और मैं उसको खोलू, बहुत सच में मैं डर रहा था हल्का फुल्का सा, बहुत ज्यादा तो नहीं। फिर फाइनली मैंने कहा जब जाना तो एक दिन है ही, कोई बात नहीं ऐसे जाएंगे भाई। मैंने चेन पूरी उसकी खोली, ऐसा किया। अब मैं उसका बॉम्ब ढूंढ रहा हूँ, बॉम्ब तो मुझे मिला नहीं, बहुत सारी और दूसरी चीजें मिल गई। 11,000 रुपए कैश थे, इतना तो एग्जैक्टली याद है, क्योंकि कैश हमेशा याद रहता है। 11,000 रुपए कैश, और एक उसका पूरा एक फाइल था जिसमें उसके सारे ओरिजिनल डिग्री थी, पीएचडी था वो बंदा, और साउथ का था। सारी डिग्री, कपड़े वपड़े, ये वो सारी चीजें, वो बंदा बैग वहां पर भूल गया था। अब क्या होता है, तुमने देखा होगा जो उसकी किसी की फाइल होती है उसमें फोन नंबर, लोग, मेरी खुद की एक फाइल है उसमें मैंने फोन नंबर लगा हुआ है, और 2-3 नंबर रखे हुए, कोई बंद हो गया तो दूसरे पे कॉल आ जाए। तो उसमें कोई 2-3 नंबर थे। तो मैंने क्या करा, सोचा कि ये बैग मैं रेलवे को दे दूं। मैं कहा फिर तो पहुंच गया उसके पास ये किताब, ये बैग, उसके डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल, पता नहीं कहाँ जा रहा होगा नौकरी का, नए डॉक्यूमेंट बनवाने बनवाते में तो साल लग जाएगा बंदे को। मैंने कोई बात नहीं, फोन कर दिया। अब वो साउथ का कोई परिवार होगा, मैंने फोन किया, वहां से वो बड़बड़ कर रहे, इल्ले पिल्ले किल्ले। मैं कहा किल्ले तो मेरे पास है 20 रुपए के लिए मुंबई में, अब तू अगला बता।
अब मैं उनसे कह रहा हूँ कि भाई तुम्हारा कोई बंदा है वो बैग यहाँ पर छोड़ गया, अब उनको समझ ही नहीं आ रहा कुछ। मैं कहा योर मैन इज डेड, ठीक है। मैंने फोन काट दिया, समझ ही नहीं आ रहा मुझे क्या करूं। आप बिलीव नहीं करोगे 12 से 15 सेकंड में कॉल बैक आ गया, आएगा ही। कॉल बैक आई तो कोई बंदा है जिसको इंग्लिश आती थी, वो मेरे से बात करो, पीछे तो लगी रोने की आवाज, मैंने कहा ले ये तो कांड हो गया। उसका नाम था, जो उसका जो नाम है मोहम्मद कुछ करके, प्रॉपर मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। वो मैं मेरी शादी में भी आया था, मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। अब क्या हुआ, कॉल बैक आया मेरे पास, कॉल बैक आया तो सामने वाले बंदे ने बोला कि व्हाट हैपन। मैंने कहा भाई ये बंदा है और मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम इल्ले पिल्ले कर रहे हो। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, उसका बैग मेरे इस ट्रेन में आ रहा है, उसका बैग मेरे पास है, तो जो भी हो उसको बोलो मेरे नंबर पे कॉल बैक करेगा। और मैंने कहा पहले इन महिलाओं को चुप करो पीछे से, आदमी जिंदा है। फिर 5 मिनट के अंदर मेरे पास कॉल आ गया, उस बंदे ने कहा हाँ भैया वो मैं बैग भूल गया हूँ, बिल्कुल स्किप हो गया माइंड से, जब स्टेशन से बाहर आया तब याद आया। मैं बड़ा पागल है तू, अपनी पूरा करियर है तेरा इसके अंदर, तेरी वजह से साला मेरी हार्ट बीट 364 पहुंच गई थी, नमाज पढ़ने की जरूरत क्या थी तुझे, ठीक है। बाद में पढ़ लेता। कह रहा कि सॉरी, मैंने कहा अब मैं रेलवे को देने वाला था ये बैग, लेकिन एक काम करो अब ये बैग मेरे से लो, क्या करूं मैं। तो कहता है एक काम करते हैं, आप दिल्ली जा रहे हो, आप बैग रखो और मैं दिल्ली आता हूँ। तो मैं दिल्ली पहुंचा, वो फ्लाइट लेकर आया, फ्लाइट लेकर आया, मैं खुद गया था एयरपोर्ट, एयरपोर्ट गया, उससे मिला, उसको बैग दिया। अच्छा वो मुझे कह रहा है आप पैसे रख लो, मैं कहा पैसे तो नहीं रखूंगा मैं कहा देख तू मिलता नहीं तो ये पैसा मेरा ही था, तो लेकिन अभी नहीं रखूंगा, अभी तू ले जा, तू अच्छा आदमी है। कह रहा सर आप बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन मान लो मेरे को वो जो लॉस्ट गुड्स मिला था उसमें मेरे को रिटर्न करने उसके पास जाना पड़ता किसी कारणवश, तो जाने का खर्चा, वहां से आने का खर्चा मैं उससे लेता या नहीं, और वो नहीं देता तो क्लेम कैसे करता, मैंने उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट तो बनाया नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ quasi contract, it means if you are finder of lost goods and if you are returning the lost goods to the true owner, then it is your right, this is your right to recover all legal expenses। लीगल मतलब कानूनी नहीं, लीगल मतलब जो आपने एक्चुअली में खर्चा किया वो आप रिकवर करोगे, बनता है। तो वो पर्सन में नंबर एक्सचेंज हुआ, वो एक दो बार मिले भी, कभी दिल्ली आया मिला, मैंने शादी में बुलाया था, आ भी गया वो, बोला भाई बड़ा अच्छा आदमी है तू यार। तो होते हैं कुछ लोग जो टच में रहते हैं, आ जाओ। तो ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड, तो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड डज नॉट बिकम ओनर बट लाइबल टू टेक केयर ऑफ गुड्स एज ए बेली। आपको पता है ना बेली वर्ड का मतलब, एक टॉपिक है, एक ट्रांजेक्शन है बेलमेंट, जहां पर एक बंदा बेलर अपने गुड्स की कस्टडी किसी और को देता है, सिर्फ कस्टडी देता है, जिसको देता है वो बेली है। यानी कि किसी गुड्स की कस्टडी सिर्फ तुम्हें मिले तो तुम बेली हो। तो तुम्हारे पास अगर फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हो ना, तो तुम एट प्रेजेंट में क्या हो, बेली हो। He can sell the goods by giving notice to owner. However, if goods are perishable, then there is no need of, वो गुड्स बेच भी सकता है लेकिन बेचने से पहले ट्रू ओनर का को नोटिस देगा। अब देखो ट्रू ओनर मिल ही नहीं रहा, तो वो एक नोटिस दे देगा अखबार में या कहीं, भाई जिसका भी ले जाओ नहीं तो मैं बेच रहा हूं इसको। बट पेरिशेबल नेचर का है तो नोटिस कैसे देगा, इतने में तो खराब ही हो जाएगा माल, तो भाई बेच दे। ऑल वेल, कितने पॉइंट हो गए, चार, चार हुए अभी तक। कौन कौन से, क्वाजी का पहला नेसेसरी, दूसरा मनी पेड बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, तीसरा ऑब्लिगेशन इन केस ऑफ नॉन ग्रेचुअस, चौथा फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स, और बेटा अगला है मनी पेड बाय मिस्टेक, और ये लास्ट खत्म। और क्या, आज देखो जल्दी फ्री हो गए तुम लोग, चढ़ा मत मेरे को तू, अभी यूनिट चालू कराऊंगा नया। अभी लास्ट वाला कर लो, मनी पेड बाय मिस्टेक। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अब जैसे क्या हुआ कि
ए और बी दोनों ने मिलकर सी से 40,000 लिए, तो दोनों ज्वाइंट प्रोमिसर है, बी सी ए और बी सी ए वापिस देगा। हुआ ये कि ए गया सी को पैसे देने, ए को लगा अभी बी ने नहीं दिए, तो ए ने पूरे 40,000 दे दिए। किसको? सी को। बी को भी यही लगा यार ए ने तो दिए नहीं है अभी, बी पहुंचा और बी ने भी कितने दे दिए, और सी बड़ा शातिर कि चुपचाप ले जा रहा है पैसे। कभी भी देखो किसी का फायदा जब हो रहा होता है ना, इंसान बहुत कमीना, ह्यूमन 99.9% बहुत कमीना है, और 0.1% मिल नहीं रहे कि है कहां। जब उनको बेनिफिट रिसीव करने की बात होती है ना, सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन, वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं, फालतू नहीं बोलते वो। तो उनमें से एक ये सी था, सी ने उससे भी 40,000 रख लिए। सी को खुद सी बनना था और ये दूसरों को बना रहा है। अब भाई क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है अगर मनी पेड बाय मिस्टेक हमने किया है आपसे, तो इवन हमारा कोई रिलेशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो हम आपसे रिकवर कर देंगे। देखो मनी पेड बाय मिस्टेक में कह रहा है ए बी एंड सी आर जॉइंट प्रोमिसर, liable to pay money to D on the due date A, B and C wrongly or mistakenly pay rupees 30,000 each। 30,000 लिए थे मान लो, each सबने दे दिए। तो अब यहां पर B और C D से अपने अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि A ने, कोई भी कर सकता है। मैंने यहां एग्जांपल है B और C को बोल दिया, ये तीनों आपस में बाद में एडजस्ट करेंगे, फिलहाल जो तेरे को एक्स्ट्रा पैसे दिए तू वो पैसा हमें दे। ऑल वेल, तो दिस is your unit number 6। थैंक यू सो मच। क्लास अभी बैठे रहो, अभी कहाँ जा रहे हो भाई, अभी इतनी जल्दी थोड़ी छोड़ूंगा। पहले एक बार रिवीजन करवाता हूँ एंड देन फिर मैं कराऊंगा अब अगला टॉपिक स्टार्ट। क्या नाम है टॉपिक का? यूनिट नंबर 7, बेलमेंट एंड इंडेमनिटी एंड गारंटी। तो एक बार जरा सी रिवीजन हो जाए। अच्छा ठीक है, रिवीजन तो करने दो। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट नाम का टॉपिक आप सभी बच्चों के लिए मैंने शुरू किया। मैंने आपको कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बताया। इट मींस द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट एंड द इवेंट इज कोलैटरल, सेकेंडरी, है ना। तो अनसर्टेन इवेंट होता है बट कोलैटरल होता है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एग्जांपल है, और ये फ्यूचर इवेंट के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे डिपेंड होता है। मैंने हैपनिंग के 3 केसेस बताए, नॉन हैपनिंग के 3 केसेस बताए, और मैंने आपको कंटिंजेंट और वेजरिंग का डिफरेंस बताया। डिफरेंस में आपको ये याद रखना है, वेजरिंग वॉइड होता है, सम टाइम इलीगल, बट कंटिंजेंट वैलिड होता है। वेजरिंग और वॉइड के डिफरेंस को आपको बिल्कुल याद कर लेना है, आपके पेपर के लिए चांसेस है कई सारी चीजें यहां से आने के लिए। फिर हमने क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट की बात कही, छोटा सा पॉइंट है। क्वाजी मींस सिमिलर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सिमिलर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बिना कॉन्ट्रैक्ट भी कॉन्ट्रैक्ट है, बिना कॉन्ट्रैक्ट के मेन एसेंशियल एलिमेंट के भी वैलिडली आप किसी से क्लेम कर सकते हो, अगर ये 5-6 पॉइंट कवर होते हैं तो। प्रिवेंशन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट या नो ऐश ऑन अदर पर्सन्स कैश। टाइप्स क्या है? तो अगर आप कोई सप्लाई करते हो नेसेसरीज किसी इनकॉम्पिटेंट पर्सन को, नंबर 2 आप मनी पेड बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, नंबर 3 ऑब्लिगेशन इन केस ऑफ नॉन ग्रेचुअस एक्टिविटी, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स और मनी पेड बाय मिस्टेक। ऑल वेल, चलो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।